नमस्कार दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि हम आज भी अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो मानव अधिकार हो, चाहे वो वोट हो, चाहे वो जवाब मांगना हो, चाहे वो शिक्षा स्वास्थ्य के लिए अपने अधिकार मांगना हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम आज भी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज ये स्वतंत्रता दिवस मनाना वाकई में मुझे उन शहीदों की याद दिला रहा है जिन्होंने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपने बलिदान दिए थे। हम वापस उसी माहौल में पहुंच चुके हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब का भाषण पूरी देश की जनता सुन रही होगी, लेकिन असल में उनका भाषण कैसा होना चाहिए वो मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। इस भाषण को पूरा सुनिएगा और मोदी साहब और महामानव साहब का ये भाषण पूरे तरीके से सुनिएगा। भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, 2047 तक विकसित भारत बनाना मेरी सरकार का लक्ष्य है, लेकिन इस दिन मैं 2025 के भारत की हकीकत पर विस्तार से बात करना चाहता हूं, ना कि 22 साल बाद पूरे होने वाले विकसित भारत के सपने पर। मुझे पता है कि मैं लगातार इस बारे में बोलता रहा हूं कि 2 दशक बाद भारत कैसा दिखेगा। आप देखिए, हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे दोस्तों। लेकिन आज मुझे लगता है कि मुझे दूर के भविष्य का सपना दिखाने की बजाय आज के भारत की बात करनी चाहिए। पिछले 11 सालों के प्रधानमंत्री कार्यकाल में मैंने कई वायदे किए। 2014 में मैंने अच्छे दिन का वायदा किया। कुछ साल बाद न्यू इंडिया बनाने की बात की। फिर अमृत काल का जिक्र किया। क्यों? आज भारत अपने अमृत काल में है। और आखिर में विकसित भारत का विचार आपके सामने रखा। इन सब का मकसद एक अच्छा माहौल बनाना था, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि अच्छे दिन सच में नहीं आए। हाँ, सुधार करूं कुछ लोगों के लिए, जिनमें मेरे कुछ अच्छे दोस्त भी हैं जिनका नाम नहीं लूँगा। अच्छे दिन ज़रूर आए, लेकिन ज़्यादातर भारतीयों के लिए नहीं। वर्ल्ड इनइक्वालिटी डाटाबेस की 2024 की एक स्टडी बताती है कि देश की कुल संपत्ति का 40% से ज़्यादा हिस्सा सिर्फ 1% भारतीयों के पास है। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। भारत भले ही ब्रिटिश राज से आज़ाद हो चुका हो, लेकिन अब यह बिलियनेयर राज की गिरफ्त में है। देश की निचली 50% आबादी के पास कुल संपत्ति का सिर्फ 3-4% हिस्सा है। मार्सिलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के संस्थापक और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर सौरभ मुखर्जी ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि ज़्यादातर भारतीयों की आय ठहरी हुई है। जिस खपत में उछाल की बात की जाती है वह क्रेडिट की उपलब्धता की वजह से है, इसलिए लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है। असमानता पहले से ज़्यादा गहरी और स्थायी हो रही है। ब्लूम वेंचर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1 अरब भारतीय यानी 90% आबादी के पास अतिरिक्त सेवाओं पर खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। इसका मतलब है कि उनके पास रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अलावा कुछ भी खर्च करने लायक पैसा नहीं है। अमीर भी खुश नहीं दिखते। 2017 से 2022 के बीच 30,000 से ज़्यादा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल HNI ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी। 2024 में 4,000 से ज़्यादा करोड़पतियों के ऐसा करने की उम्मीद थी। पिछले साल 2 लाख भारतीयों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी। नोटबंदी से स्मार्ट सिटीज़ तक। मित्रों, 2014 में मैंने मुंबई में सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया था। उस समय मैंने कहा था कि भगवान गणेश और महाभारत के नायक कर्ण के रूप में प्लास्टिक सर्जरी और जेनेटिक साइंस के सबूत मिलते हैं। कि कर्ण का जो जन्म हुआ था वो स्टेम सेल का साइंस था, टेक्नोलॉजी थी। प्लास्टिक सर्जरी को देखें, मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी शरीर मनुष्य का और माथा हाथी का, गणेश जी का निर्माण। मैंने कहा था
हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं। ज़रूर उस समय कोई प्लास्टिक सर्जन रहा होगा जिसने इंसान के शरीर पर हाथी का सिर लगाया और प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत की। मैं हमेशा भारत के वैज्ञानिक और अंतरिक्ष मिशनों का श्रेय लेता हूँ। मैं इसरो को बधाई देता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैंने हमेशा वैज्ञानिक सोच के बजाय अंधविश्वास और आस्था को ज़्यादा महत्व दिया है। शायद इसी वजह से मुझे यह समझ में नहीं आता कि पिछले साल मेरे इस बयान पर इतना हंगामा क्यों हुआ कि मुझे भगवान ने भेजा है और मेरा जन्म गैर जैविक है। मित्रों, 8 नवंबर 2016 की शाम को 8 बजे मैंने अपनी मशहूर नोटबंदी की घोषणा की। रात 8 बजे सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर मैंने ऐलान किया कि 500 और 1000 रुपये के नोट यानी भारत की 86% नकदी आधी रात से बेकार हो जाएगी। इस बड़े कदम के जरिए मैंने काला धन खत्म करने का वायदा किया। दरअसल मैंने यह भी कहा था कि अगर मैं 50 दिनों में काला धन खत्म करने में सफल नहीं हुआ तो मुझे फांसी पर लटका देना चाहिए। लेकिन ये कष्ट सिर्फ 50 दिन के लिए है। बिल्कुल, नकदी तो जैसे वापस लौट आई है। हाल ही में दिल्ली में एक हाई कोर्ट जज के घर से नोटों के ढेर मिलना इसी बात का सबूत है। लेकिन नवंबर 2016 की उस शाम मैं बहक गया था। नोटबंदी पूरी तरह नाकाम रही। सैकड़ों छोटे कारोबार तबाह हो गए। अगर यह सफल होती तो क्या मेरी सरकार हर 8 नवंबर को नोटबंदी दिवस नहीं मनाती? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। मुझे नारे, चटपटे वाक्य, संक्षिप्त रूप, एक्रोनियम और छोटी छोटी लाइनें बहुत पसंद है। मैं इन्हें एक अच्छे कलाकार की तरह पेश करता हूँ जो दर्शकों को जोश से भर देता है। ये मीडिया के लिए भी बढ़िया हेडलाइन बन जाते हैं। 2021 से मेरी सरकार का विज्ञापन और प्रचार पर खर्च 84% बढ़ गया है। 2024-25 में ही सरकार ने विज्ञापन पर 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर डाले। 2015 में मैंने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की थी। वायदा किया था कि 100 शहरों को बदल देंगे, लेकिन आज इन कथित स्मार्ट सिटीज़ में पानी भरने और पुल गिरने जैसी समस्याएं हैं। गुजरात के वडोदरा में जिसे स्मार्ट सिटी चुना गया था, पिछले महीने ही एक पुल ढह गया। पटना में जिसे स्मार्ट सिटी कहा गया, उद्घाटन के सिर्फ 2 महीने बाद ही डबल डेकर फ्लाईओवर टूटकर गिर गया। देश की राजधानी नई दिल्ली में तो सबसे बुरा जल भराव देखा गया, जिससे साफ हुआ कि चरम मौसम से निपटने की तैयारी ही नहीं है। स्मार्ट सिटीज़ की समस्याओं के अलावा राजस्थान के एक सरकारी स्कूल की छत भी पिछले महीने गिर गई, जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई। अपने उद्घाटनों और घोषणाओं की होड़ में मैं रखरखाव और इंफ्रास्ट्रक्चर की नियमित जांच की ज़रूरत पर जोर नहीं देता। मेरे भव्य मीडिया और पीआर इवेंट्स एक तरह से के भागने वाले सपनों जैसे हैं। प्रशासनिक तंत्र को रोज़मर्रा की हकीकत से आंखें मूंदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 2016 में मैंने 6 साल में किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा किया था, लेकिन एक रिपोर्ट कहती है कि ज़्यादातर राज्य यह लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए। आमतौर पर मैं इसकी जिम्मेदारी राज्यों पर डाल देता हूँ, लेकिन सूची में कुछ बीजेपी शासित राज्य भी हैं। मुझे यह भी कहना होगा कि मुझे विपक्ष शासित राज्यों को फंड देना पसंद नहीं है। पश्चिम बंगाल को ही अलग अलग मदों में 1.7 लाख करोड़ रुपए बकाया हैं, जिसमें 7,000 करोड़ रुपए मनरेगा और 8,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हैं। मैं आमतौर पर उन राज्यों को पसंद नहीं करता जो मुझे वोट नहीं देते। मैं सहकारी संघवाद की बात करता हूँ, लेकिन अक्सर भेदभाव वाला संघवाद अपनाता हूँ। 2020 में मेरी सरकार ने किसान संगठनों से बिना बातचीत किए 3 कृषि कानून लागू किए, जिसके खिलाफ किसानों का आंदोलन शुरू हुआ। बीजेपी शासित सरकारों ने आंदोलनकारी किसानों पर आंसू गैस चलाई और लाठियां बरसाईं। मैंने किसानों में कुछ आंदोलनजीवी लोगों की ओर इशारा किया था। आंदोलनजीवी वे पेशेवर प्रदर्शनकारी होते हैं, लेफ्टिस्ट, अर्बन नक्सल और खान मार्केट गैंग जैसे, जो मेरे सपनों का भारत बनने से रोकते हैं। मुझे यह भी मानना पड़ेगा कि किसान आत्महत्याओं का आंकड़ा कम नहीं हो रहा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार 2022 में 11,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की। यहाँ यह भी कहना होगा कि NCRB जो अपराधों का अहम रिकॉर्ड रखता है, अब नियमित रूप से प्रकाशित नहीं हो रहा। राज्यसभा में एक सांसद ने पूछा कि 2023 का NCRB डेटा जो 2024 में आना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं जारी हुआ। भारत की जनगणना जो 1871 से हर 10 साल में होती आ रही है और 2021 में होनी थी, वह भी टल गई है। इसलिए कुछ लोग मेरी NDA सरकार को नो डेटा अवेलेबल सरकार कहते हैं। नेहरू को दोष दो, मुझे नहीं। 2014 में मैंने एक और नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, लेकिन मेरी सरकार और मैं इस नारे पर भी खरे नहीं उतर सके।
आज धार्मिक विभाजन और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की खबरें अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में केरल की 2 कैथोलिक ननों को गिरफ्तार कर उन पर मानव तस्करी का झूठा आरोप लगाया गया। ये नन लगातार मेरी पार्टी से जुड़े हिंदुत्व संगठनों जैसे बजरंग दल के निशाने पर थीं। महाराष्ट्र में कुरैशी समाज मीट व्यापारियों पर तथाकथित गौरक्षकों के हमलों के खिलाफ विरोध कर रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की संपत्तियों को ढहाने के लिए बुलडोजर के इस्तेमाल का विरोध किया है और कहा है कि इस समुदाय को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन बुलडोजर कार्रवाइयों को अस्वीकार्य कहा है और इन्हें रोक दिया है। मैं खुद भी अक्सर अपनी सार्वजनिक भाषणों में धार्मिक नफरत की बातें करता रहा हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव में मैंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के मंगलसूत्र छीनकर उन्हें घुसपैठियों या मुसलमानों को दे देगी। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मैंने शमशान घाट और कब्रिस्तान का जिक्र किया। 2019 में मैंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मेरा हम 5 हमारे 25 वाला भाषण मशहूर हुआ था। पिछले दशक में हमने नफरत भरे भाषणों को सामान्य बना दिया है और मुसलमानों व अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ खुलकर पूर्वाग्रह व्यक्त करना मानो स्वीकार्य हो गया है। मैंने युवाओं के लिए कई वादे किए और बार बार कहा कि युवा शक्ति भारत को आगे बढ़ाएगी, लेकिन आज छात्र परीक्षा पेपर लीक से परेशान हैं। हाल ही में अभ्यर्थियों ने SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ नई दिल्ली में विरोध किया। पिछले 7 साल में 70 से ज़्यादा परीक्षा पेपर लीक हो चुके हैं। 2015 में मैंने एक और नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन 2022 तक यानी फंड बनने के 10 साल बाद भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए निर्भया फंड का 30% हिस्सा खर्च ही नहीं हुआ था। 2021 में एक संसदीय समिति ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का 70% से ज़्यादा पैसा सिर्फ विज्ञापन पर खर्च किया गया। खासकर बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ भयावह अपराध हो रहे हैं। भारत की तथाकथित स्वायत्त संस्थाएं आज लगभग पूरी तरह मेरे नेतृत्व वाले राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन हो चुकी हैं। प्रवर्तन निदेशालय ED के 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। 2014 के बाद से भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर रहे 25 विपक्षी नेताओं में से 23 को बीजेपी में शामिल होने के बाद क्लीन चिट मिल गई। मैंने इस बार नई तरह की राजनीति शुरू की है, वॉशिंग मशीन वाली राजनीति। लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात करें तो मैं संसद में बहस में बहुत कम जाता हूँ। प्रधानमंत्री रहते हुए 11 साल में मैंने कभी प्रश्नकाल के दौरान न कोई सवाल पूछा, न अपने विभाग से जुड़े सवालों का जवाब दिया। इस मानसून सत्र में जब राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई तो मैं जवाब देने संसद जाने की जहमत तक नहीं उठाई। आखिर क्यों मैं संसद में समय बर्बाद करूं, जब इतने देश मुझे बेहद अहम पुरस्कार देने के लिए बुला रहे हैं। मैंने अब की बार ट्रंप सरकार और नमस्ते ट्रंप जैसे नारे दिए ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से रिश्ते मजबूत हों, लेकिन अब वही ट्रंप बेवफा हो गए। मैं नारे और अंतर्राष्ट्रीय फ़ोटो ऑप में इतना खो जाता हूँ कि मुझे लगता है ये गंभीर कूटनीति और भरोसा बनाने की जगह ले सकते हैं। गाजा युद्ध पर इजराइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों से दूरी बनाकर या रूस के यूक्रेन पर हमले पर चुप रहकर मैंने दुनिया में भारत की सैद्धांतिक विदेश नीति पर जो भरोसा था उसे खो दिया। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि पश्चिमी देश इस तरह की लेन देन वाली राजनीति को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अंत में मीडिया से मेरे रिश्तों पर एक बात, मेरे नाम एक अनोखा रिकॉर्ड है। पिछले 11 वर्षों में मैंने एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मैं ऐसा करने वाला एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री हूँ। जैसा कि मैं कहता हूँ, अपनी दोस्ती बनी रहे। अब सवाल उठता है, पिछले 11 साल में मैं अपने सारे वादे, संकल्प, नारे, PR घोषणाएं, योजनाएं, प्रचारित कार्यक्रम और भव्य स्कीमें क्यों पूरी नहीं कर पाया? जवाब आसान है, एक ही शख्स इसके लिए जिम्मेदार है, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। पिछले 11 साल से नेहरू लगातार मेरी कोशिशों को रोकते रहे हैं और मेरी कई योजनाओं और अभियानों को नाकाम बनाते रहे हैं। नेहरू ही वजह है कि मेरे ज़्यादातर काम नतीजे तक नहीं पहुंचते। तो मेरी नाकामी के लिए मुझे मत कोसिए, कृपया नेहरू को दोष दीजिए। जय हिंद, जय भारत। गजब बेइज्जती है। उम्मीद करती हूँ जैसे उस समय हमको आज़ादी मिली थी, इस बार भी
इस समय भी हमको आज़ादी मिलेगी, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने में हमें सफलता मिलेगी। जय हिंद।